विजय का पताका, ये सूरज करे जय जयकार। चारों दिशाओं में गाती हवाएं कि हो गए हैं सपने साकार। ये पंछी, ये गंगा, ये जमुना की लहरें भरती हैं कण कण में जोश। जय घोष मिलकर करे जय घोष, चलो मिलकर करे जय घोष। नमस्कार साथियों, रेडियो जयघोष 107.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम लेकर के हाजिर है आपका ये दोस्त जेपी पांडे, स्मृति शेष। और स्मृति शेष में आज हम बात करेंगे हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे प्रतिष्ठित संगीतकार जोड़ी के बारे में जिसकी धुनों को न सिर्फ दुनिया ने सर आंखों पर बिठाया बल्कि आने वाले कई संगीतकार भी उन्हीं का अनुसरण कर, उनसे सीख कर और उनके गीतों से प्रेरणा लेकर के अपने संगीत के सफ़र को आगे बढ़ाए। और आज इस बातचीत के बीच में हमारे बीच लखनऊ और उत्तर प्रदेश के जाने माने म्यूजिशियन, संगीतकार और कीबोर्डिस्ट सचिन चौहान जी मौजूद हैं, जिन्होंने फिल्म संगीत से जुड़े हुए बहुत पहलुओं पर अध्ययन भी किया है। और बहुत बार गीतों को, जब फिल्मी गीतों को प्रस्तुत करते हैं तो उसमें बहुत से संगीतकारों की धुनों को सीखना पड़ता है, सहेजना पड़ता है, तब उसे स्टेज पर प्रस्तुत कर पाते हैं। संगीतकार शंकर जयकिशन पर बातचीत करने के लिए सचिन जी हमारे साथ हैं। और ये भी देखिए सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम। बहुत धन्यवाद जेपी भाई। और इसमें हम ये भी कहने वाले थे कि एक तरफ शंकर जयकिशन है जिन्हें SJ के नाम से जाना जाता है, और आज इस बातचीत को करने के लिए S से सचिन और J से JP आपके बीच मौजूद हैं। तो एक SJ इधर, दूसरे SJ को याद करते हुए। क्या कोइंसिडेंस है, वहाँ पे वो भी SJ और यहाँ पे भी आज हम लोग SJ। शंकर जयकिशन एक ऐसी जोड़ी सचिन भाई जिनके गीतों को क्या कहा जाए। उन्होंने बहुत बार फिल्म फेयर अवार्ड जीते, यानी लगभग बहुत सारे बार जीते हैं अगर ध्यान दें तो। शंकर जयकिशन जी ही ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर हुए हैं इंडस्ट्री में जिनकी पूरी एल्बम हिट होती थी। पूरी एल्बम टॉप टू बॉटम हिट होता था। मतलब ऐसा नहीं कि फिल्म बनी तो केवल 2 गीत हिट हो गए या 3 गीत हिट हो गए। आप उनके टॉप टू बॉटम यानी कि शुरुआत से उनके अंत तक अगर आप देखेंगे फिल्मों में जो भी गीत होते थे, जितने कंपोज किए। और सबसे अच्छी बात ये है जेपी भाई, इतने अलग अलग रंग थे उनके संगीत में। अगर क्लासिकल करते थे तो घनघोर क्लासिकल घनघोर क्लासिकल, और इंडो जैज करते थे तो इंडो जैज में फिर वो जैज का पूरा फील होता था उसमें। और अगर वो मतलब कि फ्यूजन करते थे तो पूरा फ्यूजन का उसमें दिखता था उसमें। और जो मतलब कि उनका अपना जो एक मतलब कि जो पूरा ऑर्केस्ट्रा लेके, इतनी बड़ी ऑर्केस्ट्रा लेके, यानी कि 300-400 कलाकारों के साथ, जहाँ पे स्ट्रिंग सेक्शन अलग बज रहा है, ब्रास सेक्शन अलग बज रहा है, रिदम सेक्शन अलग बज रहा है, क्वायर अलग है, कोरस का एक सेक्शन अलग है। इतने सारे सेक्शंस को मतलब लेके हैंडल करना चलते थे, वो लेके आसान नहीं होता था। बहुत बड़ी मतलब वो। अच्छा, ये आप एक म्यूजिशियन हैं और बहुत सारे फिल्मी गीतों को अपने एक छोटे से वाद्यंत्र कीबोर्ड में उतारते हैं और उसके बाद आपके अन्य साथी लोग भी उसमें मदद करते हैं, फिर आप गीतों को प्रस्तुत करते हैं। इस तरह से होता यह है कि फिर आपके लिए तो क्या है, जैसे एक संगीतकार तो अपने चीज़ों को गढ़ता है, लेकिन एक अनुसरण करने वाला, एक ऑर्केस्ट्रा में बजाने वाला जो म्यूज़िक प्लेयर होता है, उसके लिए जब जैसा टास्क आता है वो उन चीज़ों को, उनके गीतों को उतारता है। तो क्या कल्याण जी, आनंद जी, क्या नदीम श्रवण, या क्या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, या क्या सोनी कोमी की बात करें, गुजरे ज़माने के और भी, या शंकर जयकिशन की बात करें, आप जब इनको उतारने की कोशिश करते हैं, उतारा तो होगा ही होगा आपने, तो क्या फ़र्क पाते हैं कि शंकर जयकिशन जी के कॉम्पोजिशंस को उतारने में? यहाँ पे आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है।
मैं सही बताऊं, सबसे मुश्किल अगर किसी का संगीत याद करने में, यानी लर्न बाय हार्ट, रट लेने में, अगर कोई मुश्किल संगीत होता था तो इन्हीं का होता था। शंकर जयकिशन के इतने लंबे लंबे पीसेस जो इंट्रो बनते थे, शायद आपने सुना भी होगा फिल्म राज कपूर साहब की फिल्म में एक पूरा एक वो ड्रीम सीक्वेंस बना दिया था उन्होंने एक, अगर आपको याद हो, जो आवारा हूँ या उसमें था कि कौन सा मूवी थी, शायद आपको याद होगा, जिसमें पूरा एक ड्रीम सीक्वेंस था, पूरा बजे कितनी देर का ऑर्केस्ट्रा पूरा पहले बजता है, तब उसके बाद कहीं जाके गाना शुरू होता है। तो यही एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर हुए हैं जिनको बजा पाना और जिनको उतार पाना और जिनको रट लेना, जिनके लंबे लंबे पीसेस को मुझे लगता है आजकल के म्यूजिशियंस के लिए बहुत मुश्किल बात है। हमारे एक मित्र न्यू जर्सी सिटी में कहीं रहते हैं, तो एक दिन वैसे ही उनको आते जाते कहीं एक मुलाकात हो गई एक अंग्रेज से, और उसके घर चले गए क्योंकि हारमोनियम की आवाज़ आ रही थी। और उसके बाद वहाँ जाने के बाद चूंकि वो भी संगीत प्रेमी था तो उसने एक गीत गाया, तो उन्होंने उसके साथ एकम्पनिस्ट किया। बाद में पता चला कि वो साहब जो वहाँ अमेरिका में रहते हैं वो उनके म्यूजिशियंस में एक हुआ करते थे, और उन्होंने वो जाने कहाँ गए वो दिन या कौन सा गीत था, उन्होंने उसको पूरा उतार रखा था। क्या बात है, क्या बात। पूरा उतारा। जो उस समय के संगीतकार थे वो ज़्यादातर क्योंकि गोवा से ही होते थे सारे, इंडिया में तो यहाँ के संगीतकार तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में ही माहिर होते थे, जैसे कि तबला, सितार, बांसुरी और पखावज, इंडियन इंस्ट्रूमेंट में ही ज़्यादातर माहिर होते थे। लेकिन बाहरी विदेशी इंस्ट्रूमेंट कोई यहाँ बजाना उतना नहीं जानता था, इसलिए जितने भी उस वक्त ऑर्केस्ट्रा में म्यूजिशियंस जो आए वो सारे गोवा से आए, जिसमें उनको ही म्यूज़िक उस वक्त लिखना आता था, पूरा स्कोर कैसे लिखा जाए, पूरा गाना पूरे 300-400 400 लोगों को एक साथ, बास, क्लेफ, नोटिफिकेशंस, हाँ, तो सारे सेक्शंस को एक साथ में कैसे बजवाना है, तो उसके लिए लिखा होना बहुत जरूरी है। तो लिखेगा कौन? लिखेगा वही जो लिखना जानता है, और वो गोवानीज थे, सारे गोवा से थे, और बहुत से उसमें ऐसे थे जो कि जो आर्मी रिटायर्ड थे, जो आर्मी में जिन्होंने आर्मी बैंड में बजाया हुआ था, इसलिए उनको उनके ब्रास सेक्शन भी वही बजा सकते थे, वही लोग बजाते थे, और आपका वायलिन सेक्शन भी वही बजाते थे, ज़्यादातर परकशन वगैरह ज़्यादातर वही सब उनका ही होता था। अकॉर्डियन है, आपका ड्रम्स है, और बहुत सारे इंडियन इंस्ट्रूमेंट म्यूजिशियन होते थे। हम देखते हैं कि हमारे फिल्म संगीत में अगर संगीत पहुंचा है तो मंदिर का संगीत या तो पहुंचता है और या फिर चर्च के संगीत से निकल करके ही धुनें वहाँ पहुंची हैं। पहले जब सिनेमा की शुरुआत हुई तो आपको ये पता है कि शुरुआत में ज़्यादातर या तो भक्ति पिक्चरों में बन हुआ करती, या तो कोई नाटक किसी कैरेक्टर पे होता था, हरिश्चंद्र के ऊपर बना होगा, या प्रहलाद पे होगा, या ध्रुव पे होगा, ऐसे ऐसे इस तरह से फिल्में शुरू हुई। तो शुरुआत इसीलिए भक्ति की पहले ज़्यादा हुई। लेकिन शंकर जयकिशन जी तक आते आते वो जो था बहुत बदलाव आया, बहुत इन्होंने प्रयोग किए, इन वेस्टर्न म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक को मिला के पूरा फ्यूजन। किस तरह से शंकर जयकिशन का आगमन हुआ फिल्म संगीत में, कुछ इस पर हम लोग बातचीत करें। बिल्कुल बात करेंगे। एक तो मैंने ये सचिन जी बात सुनी है कि शंकर जी और जयकिशन जी, शंकर जी मूलतः मध्य प्रदेश के थे, लेकिन उनके पैतृक लोग जाकर के हैदराबाद में रहने लगे थे। और जयकिशन दया भाई पांचाल जो दूसरे थे छोटे, वो एक बहुत संपन्न परिवार से नहीं, गरीब परिवार से आते थे, और वो गुजराती थे। जी। फिर इन दोनों का सामंजस्य कैसे बना? सामंजस्य ऐसे हुआ कि उस वक्त पृथ्वी थिएटर में शंकर जी और जयकिशन जी की मुलाकात हुई वहाँ पे। चूँकि एक तबला बजाते थे, शंकर जी तबला बजाते थे और जयकिशन जी हारमोनियम बजाते थे। तो शंकर जी जो थे वो पहले से पृथ्वी थिएटर में कार्यरत थे। तो जब इनकी वहाँ थिएटर में आने जाने लगे, मुलाकात हुई, तो एक दूसरे को पहचाना और एक कंसीडर किया कि नहीं, ये मतलब कि एक मुलाकात की जोड़ी बनाई जा सकती है। कहानी और भी एक मिलती है कि ये लोग ओपेरा हाउस के पास किन्हीं कारणों से जयकिशन का परिवार आकर के रहने लगा था। ओपेरा हाउस के पास ही कोई एक जिम था जहाँ पर शंकर एक्सरसाइज करने जाते हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देखते हैं, उनका शरीर बहुत सुडौल है। तो वो एक्सरसाइज करने जाने की वजह से दोनों में मुलाकात हो गई। और चूंकि शंकर जी तबला अच्छा बजाते थे, जयकिशन जी पहले से
हारमोनियम में सेट थे या शायद वहाँ कोई ज़रूरत थी तो हारमोनियम बकायदा सीखा था उन्होंने, हारमोनियम की शिक्षा ली थी। और नहीं, शिक्षा ली थी, लेकिन उनको वहाँ पर पता चला कि राज कपूर साहब के यहाँ ज़रूरत है। जी जी जी। और शंकर जी ने कहा कि यार ऐसा है तो तुम काम कर लो, तो वहीं से एंट्री कहीं बन गई। तो हुआ यूं कि जब शंकर और जयकिशन पृथ्वी थिएटर में जब उनको काम मिला, वो काम करने लगे दोनों लोग साथ साथ में। वो नाटकों में म्यूजिक दिया करते थे, नाटकों में म्यूजिक ही हुआ और कभी कभी छोटे मोटे रोल भी कर लिया करते थे वहीं पे ही। तो पृथ्वीराज कपूर साहब ने जब इनको देखा तो इनकी प्रतिभा को पहचाना, तो इनको पहली मूवी इनको दी, ब्रेक दिया इनको बरसात में। जी जी। वैसे बरसात की भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है कि बरसात में उस समय पृथ्वी थिएटर के एक वरिष्ठ संगीतकार थे राम गांगुली। जी जी जी। राम गांगुली संगीत तो कर रहे थे, और संगीत करने के साथ साथ वो अब चूंकि नामी संगीतकार थे तो एक दो फिल्में और भी कहीं कर रहे थे। तो पता चला जिस धुन को उन्होंने राज कपूर के लिए बनाया है, सेम धुन वो कहीं और भी फिल्म में फिट कर रहे थे। राज कपूर साहब को जब ये बात पता चली तो वो एकदम से खफा हो गए, और वो खफा होने के साथ ही साथ उन्होंने इन दो बच्चों की प्रतिभा को भी पहचाना था। तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि ऐसा है, ये तो बहुत गड़बड़ है, ऐसा करो शंकर और जयकिशन तुम इस गाने की धुन बनाओ। तो जब इस तरह से उन्होंने उस गाने की धुन बनाई तो वो गाना पसंद भी आया और आगे चल करके चला भी। और वो गाने के बोल क्या थे, वो उन्होंने किया था, अमुआ का पेड़ है वही मुंडेर है, मेरे बालमा अब काहे की देर है। वाह वाह। इसकी धुन बनाई। तो बाद में ये राम गांगुली ने जब इसकी जो धुन बनाई थी उसको फिर शंकर जयकिशन ने बरसात में इसको ले लिया। और आपको एक बात यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि बरसात मूवी करने से पहले इन्होंने हुसन लाल भगत राम जी को असिस्ट किया। जी जी जी, हुसन लाल भगत राम, ये बड़ा नाम था इंडस्ट्री का। और वहाँ से इनको म्यूजिक कंपोजर और इसका इन्होंने बारीकियाँ सीखी, उनके साथ रह गए। तो वही गाना बाद में बना, जिया बेकरार है छाई बहार है, आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है। और ये गीत तो हिट हुआ ही, साथ ही जैसा कि आपने कहा ना कि उनके बनाए हुए सभी गीत का एल्बम ही हिट हो जाया करता था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो चाहे बात करें बरसात का टाइटल सॉन्ग, बरसात में तुमसे मिले हम सजन, बरसात में तुमसे मिले, तो ये सब हिट हुआ। और ये हिट होते ही स्थापित संगीतकार हो गए। आप उनके अगर क्लासिकल जो उन्होंने गाने कंपोज किए, तो अगर वो आप उठा के देखेंगे तो क्लासिकल में उन्होंने इतना घनघोर क्लासिकल उन्होंने कंपोज किया कि उसको जो आम कोई सिंगर या कोई बहुत नौसिखिया तो गा ही नहीं सकता उसको। इतनी वो कंपोजिशन, इतनी मतलब कि कठिन कंपोजिशन है वो कि उसको हर कोई गा ही नहीं सकता। बिल्कुल। और उसको गवाया भी इन्होंने बहुत बड़े बड़े दिग्गज से सिंगरों, क्लासिकल के बड़े बड़े सिंगरों से गवाया। अच्छा। जिसमें कुछ तो मन्ना डे साहब ने भी कुछ गाई हैं, और एक दो नाम और हैं जो कि क्लासिकल में बड़े नाम थे, उन्होंने उनसे गवाया। तो मतलब संगीत का एक बहुत सिद्धहस्त जोड़ी जो थी वो थी शंकर और जयकिशन की। और इस तरह से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इन्होंने, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा गीत अगर इन्होंने रिकॉर्ड किए तो रफ़ी साहब की आवाज़ में बहुत रिकॉर्ड की। इसके पीछे भी बड़ी कहानियाँ और किस्से हमारे पास हैं। कभी कभी जब आप जैसे बात छेड़ते हैं या कहीं भी बात छिड़ती है तो मुझे बहुत सी इस तरह की बातें याद आ जाती हैं। राज कपूर साहब के ज़माने में हालांकि मुकेश जी का उनकी आवाज़ हुआ करते थे राज कपूर जी की। मुकेश जी के लिए तो उन्होंने काम किया ही किया, कई जगह पे उन्होंने रफ़ी साहब को गवाया। और उसके बाद जब शम्मी कपूर साहब का दौर शुरू हुआ, जी, जब से शम्मी कपूर साहब शुरू हुए तब से उन्होंने, तो उसके बाद तो फिर मोहम्मद रफ़ी और शंकर जयकिशन, और वो एक देखिए जब तक ये राज कपूर साहब का बैनर था तो वहाँ पे मुकेश जी के साथ उनका एक वो कह सकते हैं एक खेमा कह सकते हैं, उस खेमे में थे। उसके बाद जब शम्मी कपूर साहब का दौर आया तो उसके बाद फिर वो एक अलग ही खेमा बन गया। अच्छा, ये खेमा देखिए शुरू से बन जाता है। उसी समय जैसे कि जब उनको बरसात मिली थी उसी समय स्ट्रगल करते हुए दो गीतकार भी आए थे। एक गीतकार थे शैलेंद्र और दूसरे थे हसरत जयपुरी। शैलेंद्र साहब जो थे वो राज कपूर, शैलेंद्र, मुकेश और शंकर जयकिशन, हाँ, ये पूरी एक टीम हो गई थी पूरी। और इसमें घुस पाना या इससे निकल पाना मुश्किल था। इसमें फिर कोई और दूसरा जल्दी नहीं घुस सकता, जल्दी आ नहीं पाता था। चाहे हम
देखिए बहुत से गाने हैं, ब्रह्मचारी फिल्म है या फिर शम्मी कपूर की कितनी फिल्में आप देख लें, सभी में एक किस्सा भी हमें याद आता है। और वो किस्सा इस तरह से याद आता है कि आप सभी को पता है और पूरी दुनिया जानती है ये बात कि कुछ बातों को लेकर के रफ़ी साहब और जानी मानी गायिका हमारी लता मंगेशकर जी के बीच एक छोटी सी दूरियां बन गई थी कि हम साथ साथ नहीं गाएंगे। वो मामला रॉयल्टी वाला था, सभी लोग जानते हैं। एक और भी बात है सचिन जी कि आज लता जी के हिस्से में इतने खूबसूरत गाने जो आए और उन्हें स्थापित सिंगर का जो एक दर्जा मिल गया, जो उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया, इसमें शंकर जयकिशन के योगदान को नकारा नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता। और भी सिंगर्स को उन्होंने, जिसमें एक शारदा जी भी थी, उनको भी इंट्रोड्यूस किया, शंकर जयकिशन जी ने ही इंट्रोड्यूस किया। और मुकेश जी की आवाज में भी बहुत गीत उन्होंने गवाए और रफ़ी साहब ने तो गाया। हालांकि मुकेश जी की किस्मत में सबसे ज्यादा कल्याण जी, आनंद जी आए, लेकिन राज कपूर के रहते रहते मुकेश जी जब तक थे तो शंकर जयकिशन के साथ वो तो राज कपूर साहब की आवाज ही थे। अब एक कहानी याद आ जाती है हमें कि जब ये जो लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब के बीच में साथ में हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे गाने, इसकी बात जब आ गई तो इस बीच कई लाभ मिला नई उभरती हुई अन्य गायिकाओं को कि वो रफ़ी साहब के साथ मौके पाने लगी गाने के लिए, उनके गाने भी चल गए। शायद कहीं लता जी को भी लगा होगा कि हमें कहीं ये गलती हो गई है या हमें करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है इंडस्ट्री के लोगों की कि ऐसा वो भी चाहते थे कि रफ़ी साहब और लता जी के गाने जो चलते हैं वो जनता में उसकी अलग ही क्रेज है, तो इन्हें साथ में लाया जाए। और सचिन जी हमारे एक ऐसे फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता रहे हैं जिनकी या तो खुद फिल्में बनाते थे तो उनकी आवाज़ मोहम्मद रफ़ी हुआ करते थे, और अगर किसी दूसरे के निर्देशन में, डायरेक्शन में और उसके प्रोड्यूसर कोई और है, वहाँ भी उनके लिए कोई गाना बनता था तो वो उनकी शर्त होती थी कि अगर हमारे ऊपर फिल्माना है तो रफ़ी साहब को ही गवाया जाए। ऐसे में मुश्किल आ गई। आज का ज़माना है कि आज हम जब म्यूज़िक रिकॉर्ड करते हैं, आप भी जानते हैं, तो कोई सिंगर कभी भी आके गा ले, कोई सिंगर कभी भी गा ले, हम जान भी नहीं पाएंगे कि हमने किसके साथ गाया, वो भी नहीं जान पाएंगे कि वो किसके साथ किसके लिए गा रही हैं। और कुल मिलाकर के गाना तैयार हो जाता है, आने के बाद पता चलता है अच्छा हमने तो साधना जी के साथ गाया, अच्छा उन्होंने तो लता जी के साथ ये गाना गाया है। ये पैटर्न आज हुआ है जब संसाधन हुए हैं। मुझे याद आती है फिल्म, ये थी राजेंद्र कुमार जी की फिल्म थी, शायद आई मिलन की बेला, 1964 में जहाँ तक आई थी। तो आई मिलन की बेला के साथ ये हुआ कि दो गाने, एक गाना ऐसा था जिसे गवाना था मोहम्मद रफ़ी साहब से ही और जिसे गवाना था लता मंगेशकर से ही, लेकिन दोनों को साथ में लाना बड़ा मुश्किल काम था चूंकि दोनों के बीच मनमुटाव और भेदभाव की बातें चल रही थी। ऐसे में शंकर जयकिशन ही एक वाहिद संगीतकार हुए जिन्होंने उस समय एक गाना ऐसा कंपोज किया जिसे रफ़ी साहब से गवा करके उन्हें कहा कि अब आप जाइए अपना पारिश्रमिक लीजिए, और लता जी को बुलाया, उन्हें गवा दिया और बोला आप जाइए, और बाद में वो गाना डुएट बन करके जनता के बीच में आया। ये अपने आप में सेपरेट रिकॉर्डिंग का पहला उदाहरण अगर देखा जाए जो आजकल के ज़माने में हो रहा है, वो शंकर जयकिशन ने किया था। और वो गाना देखिए कंपोज कैसे हुआ है, आप म्यूजिशियन हैं, आप समझ भी पाएंगे कि देखिए कंपोजर ने कितनी खूबसूरती से उसे कंपोज किया कि उसे जोड़ने में दोनों आवाज़ों को दिक्कत ना हो। वो गाना है ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, मिल गया मुझको हमदम, मिल लगे का बहाना, कट मिल गया। लता जी आ गई। बिल्कुल। ओ सनम, क्या सूझबूझ थी, क्या सूझबूझ थी, सोचिए। तो और शंकर जयकिशन जी के संगीत में एक इंस्ट्रूमेंट बड़ा कॉमन था कि वो इंस्ट्रूमेंट जरूर बजता था। अच्छा। वो था अकॉर्डियन। अकॉर्डियन होना, अकॉर्डियन आपको शंकर जी के गाने में जरूर मिलेगा, वो कहीं ना कहीं आपको, बिल्कुल, वो चाहे शुरुआत में हो चाहे बीच में हो, या शुरुआत में भी है। अच्छा, बीच में हम लोग सोचते थे कि राज कपूर जी के गानों में हमेशा अकॉर्डियन होता है। वो लेके भी आ जाते हैं, सीन में भी टहलते हुए चले आते हैं, तो ये उनका प्रिय वाद्य यंत्र है या म्यूजिशियन वाली बातें तो बचपन में हम लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन अभी आप ही से बता सकते हैं। फिर तो वो राज कपूर साहब का भी फेवरेट इंस्ट्रूमेंट था
अकॉर्डियन से राज कपूर साहब को भी बहुत लगाव था जी। और शंकर जयकिशन जी का कोई भी संगीत हो, अकॉर्डियन के बिना वो, अगर शंकर जयकिशन जी का संगीत है तो इसका मतलब अकॉर्डियन उसमें बजेगा, अकॉर्डियन होना ही होना है, ये बात है भाई। अब बजाय इसके कि अगर वो क्लासिकल ना हो गाना, वो क्लासिकल ना हो या क्लासिकल ना हो। अब और उनकी फिल्म की देखिए, उन्होंने सन 71 तक शायद जी एक साथ जी उन्होंने बहुत म्यूजिक दिया, एक साथ म्यूजिक दी और कई फिल्में की, चाहे हम 1951 की बादल की बात करें, नगीना की बात करें, या सन 1952 में पूनम है, 53 में शिकस्त है, और ऐसे करते हुए बहुत से गीत हैं, अनाड़ी, छोटी बहन, कन्हैया, लव मैरिज, दिल अपना और प्रीत पर आई, जिस देश में गंगा बहता है, जब प्यार किसी से होता है, जंगली, जिस देश में गंगा बहती है हाँ, जिस देश में गंगा बहती है, वो हमें आ गया कि जिस देश में गंगा रहता है, गोविंदा की फिल्म थी। खैर, ससुराल है, असली नकली है, प्रोफेसर, हमराही, सूरज, तीसरी कसम, ब्रह्मचारी, कन्यादान, लिखे जो खत तुझे। जी। क्या बात है, यहाँ पर नीरज जी आए थे इसमें, जी। इसके गीत के लिए। नीरज जी के साथ भी शंकर जयकिशन की कहानी बड़ी अच्छी थी। कहते हैं कि जब वो गीत नीरज जी ने लिखा, गोपाल दास नीरज की हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने लिखा कि ए भाई ज़रा देख के चलें, दाएं भी नहीं बाएं भी, आगे ही नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी चलो। तो शंकर जयकिशन कहे कि भाई ये नीरज जी क्या लिख के लाए हो, इसकी क्या धुन बननी है, मेरे से समझ नहीं आ रहा कि हम लोग करें क्या। तो उन्होंने कहा कि आप क्या सोच के लिखें वही बता दीजिए। तो उन्होंने कहा भाई ज़रा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, बिल्कुल बातचीत। उन्होंने कहा बस यही तो धुन है, बस यही तो धुन है, कहीं यही तो धुन है जो आप गा रहे हैं, यही धुन है। कहा यही तो धुन है, और उसको तैयार कर दिया। तो ये कमाल की बात है म्यूजिशियंस की, शंकर जयकिशन की सूझबूझ, जो कहते हैं, जिसे कहते हैं सूझबूझ। और इस तरह से अगर देखा जाए, बहुत सूझबूझ की बात है। एक कहानी हम और भी सुनते हैं शंकर जयकिशन के बारे में कि शंकर जयकिशन की जब जोड़ी बनी उसी बरसात फिल्म से, उसमें शैलेंद्र हसरत जयपुरी जब जुड़े, तो उनकी तो बात अलग कर देते हैं, लेकिन एक म्यूजिशियन की जोड़ी जो होती है, मैं एक दो किस्से और भी जानता हूं। जैसे राम लक्ष्मण संगीतकार हैं, वो जो विजय पाटिल और सुरेंद्र हेंद्रे की जोड़ी थी, वो पहली ही फिल्म जो पांडु हवलदार उनकी आई थी, उसी के बाद ही वो जोड़ी टूट गई थी कि कोई एक नहीं रहा था। लेकिन बाद में विजय पाटिल ने उसकी जितने भी म्यूजिक किया, जितनी भी फिल्में की, उन्होंने कभी भी राम को मरने नहीं दिया। उन्होंने राम लक्ष्मण के नाम से ही संगीत को जारी रखा। और यही डेडिकेशन शंकर जयकिशन में है कि शंकर जयकिशन की जब हम जिंदगी कहानी देखते हैं तो पाते हैं कि उन लोगों के बीच ये समझ ही नहीं आता था कि रिदम कौन करता है, ऑर्केस्ट्रेशन कौन करता है। वो अपना राज किसी को बताते नहीं थे कि दोनों में कंपोज कौन करता है और ऑर्केस्ट्राइजेशन कौन देखता है, ये कोई नहीं समझ पाया आज तक। अब ये एक गाना देखिए कि किस तरह से अप एंड डाउन का है, दिल के झरोखे में तुझको बैठा कर, ऐसी कंपोजिशन करना, और उसके बाद अंतरे और उसके बैकिंग म्यूजिक, सब जबरदस्त चीजें हैं। वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इनका म्यूजिक याद करना और परफॉर्म करना दोनों बहुत मुश्किल है। एक तरफ है रात के हम सफर, ऐसा लगता है कि हाँ रात गहरी है और ऐसी बात है, वो फील आ जाती है। और इनमें ये मैं जो बात कह रहा था कि इन लोगों में बाउंडिंग ऐसी थी कि ये चाहते थे कि हम लोगों के बीच ये बात कभी बाहर ना निकले। कहते हैं या सुनते हैं कि सन 71 में मात्र 41 वर्ष की उम्र में जो हमारे जयकिशन पांचाल थे, बहुत कम उम्र में वो चले गए, और वो उनके जाने की वजह थी हार्ट अटैक आ जाना। और ये माना जाता है कि वो इस सदमे में थे कि कहीं पर शंकर ने किसी प्रेस में या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या वार्ता में कहीं ये बात कह दी थी कि हम लोगों के बीच कैसे धुनें बनती हैं, और इस बात का बहुत गहरा असर जयकिशन के ऊपर पड़ा था। हो सकता है, तो यही कोई कारण रहा, यही कोई कारण माना जाता है। हालांकि हम इसको पुख्ता तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जो पढ़ाई बात है। और लेकिन उसके बाद से ही आप देखिए कि उसके बाद भी शंकर ने अपने संगीत देने का सिलसिला जारी रखा उन्होंने, और वो संगीत देते रहे। और चोरी चोरी है, अनाड़ी है, दिल अपना, प्रीत पर आई, प्रोफेसर, ऐसे हमने कई फिल्मों के गीत बताए। ख़ास बात है कि 9 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार इन्हें मिला है, जो बहुत बड़ी बात है। 9 टाइम्स कोई लेके गया है। तो
आज मैं इस मौके और पर इनके ही साथ काम कर करके न जाने कितने ऐसे नाम हैं जो जी। खुद भी संगीतकार बन गए। अगर इन्होंने बनाया अगर बातचीत करें हम लोग, बातचीत करें, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की बात करें हम, या कल्याण जी आनंद जी की बात करें हम, तो इन्हीं के साथ रह के सब उन्होंने भी सारे गुण सीखे। अच्छा, एक चीज़ और भी हम देखते हैं, आप म्यूजिशियन हैं और थोड़ा बहुत जो भी हमें ईश्वर ने संगीत की समझ दी है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि पुराने लोग फॉलोवर थे जी। शंकर जयकिशन के फॉलोवर इनके थे, उनके फॉलोवर उनके बने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के आदेश जी बन गए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के वहाँ आप आज भी फोटो पाएंगे शंकर जयकिशन जी की, वो भगवान की तरह पूछते हैं आज। तो मगर मैं जो बात कहना चाह रहा था वो बात ये थी कि शंकर जयकिशन की म्यूजिक शंकर जयकिशन जैसी सुनाई पड़ती है। उनको अपना गुरु भगवान आदर्श मानने वाले अगर हम बात करें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की, उनकी म्यूजिक अलग सुनाई पड़ती है, मानते हैं, लेकिन म्यूजिक अलग है। म्यूजिक किसी का 19 नहीं है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की भी म्यूजिक, सबका अपना एक रंग है, सबका अपना एक खुशबू है, सबका एक जायका अलग जायका है। वो एक दूसरे को कॉपी नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं उन्होंने कभी भी किया। लक्ष्मीकांत प्यारे, अब जैसे कल्याण जी आनंद जी की बात हम करें तो उन्होंने कभी बहुत बड़ा बड़ा म्यूजिक नहीं बनाया। हाँ। छोटे छोटे म्यूजिक होते थे उनके, और बहुत सब तरह के और मार धाड़ वाली फिल्में जितनी ज्यादा हैं उसमें तो कहीं हर जगह देखिए तो कल्याण जी आनंद जी हुआ करते थे। और 1963 से सिलसिला शुरू हुआ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का पारसमणि से हैं। तो और उस पारसमणि की म्यूजिक को सुनिए, शंकर जयकिशन को सुनिए, सब लगता है कि भिन्न। पारसमणि को फिल्म लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को मिलने में सबसे बड़ा योगदान लता जी का है। अच्छा, लता जी ने उनको खड़ा किया, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर स्टैंड किया कि नहीं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को दोनों। जी, क्योंकि लक्ष्मी जी तो हारमोनियम बजाते थे, प्यारेलाल जी वायलिन और हालांकि कई इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, और उनके फैमिली में सभी म्यूजिशियन थे, चाहे उनके छोटे भाई गणेश शर्मा जी हों या प्यारेलाल शर्मा जी हों। शंकर जयकिशन जी से किसी बात पे मनमुटाव होने के बाद उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को फिल्म दी। सुनने में हमें भी आया कि पारसमणि मिली उन्हें ही थी, और किसी वजह से ये फिल्म उनके हिस्से में आ गई, और यही गीत भी था, हंसता हुआ नूरानी चेहरा था शायद, जिस गीत की कंपोजिशन चल रही थी कमल बैरोट और लता जी ने शायद गाया ना। जी। तो इस गीत को किया। खैर, बातें बहुत हैं, हमारी श्रद्धांजलि है शंकर जयकिशन जैसे संगीतकार को। सचिन भाई, आज बातचीत करने में बड़ा ही आनंद आया, और इत्तेफाक देखिए कि आज अक्टूबर महीने में हम बात कर रहे हैं, इसी 15 अक्टूबर को शंकर जयकिशन जोड़ी के शंकर जी का जन्मदिन होता है, जो कि 1922 में हैदराबाद में हुए थे। और जयकिशन जी 4 नवंबर 1932 को गुजरात में पैदा हुए। और इन लोगों ने बहुत सारी फिल्में दी। उनके सभी गीत, चाहे जिया बेकरार है कहें, चाहे हवा में उड़ता जाए, अब मेरा कौन सहारा, और बहुत से गीत हैं, अनमोल हीरे हैं वो जो दे के गए हैं, और आज कितने लोगों के जीविकोपार्जन का वो बन चुका है जरिया। आप सोचिए कि एक गीतकार अगर गीत लिखता है तो जब तक वो गीत सुना जाएगा तो न जाने कितने लोगों के रोटियां चलेंगी। कोई सिंगर कोई अगर गा देता है तो जब तक वो गीत सुना जाएगा तब तक वो सिंगर से न जाने कितने लोग। उसी तरह म्यूजिक डायरेक्टर जो इतना संगीत संयोजन कर देता है, न जाने कितने काल खंड तक वो लोगों की रोजी रोटी देता रहेगा वो संगीत। बिल्कुल। तो कितनी पूरी टीम लगती है तब जाके ऐसी चीज बन पाती है जो रोजी रोटी ये उनकी देन है। ये उनकी देन है, और हम सभी लोग और सभी संगीत के फैमिली लोगों को ऐसे अपने बीते हुए सभी और आने वाले जो भी संगीतकार हैं, गीतकार हैं, उनके उन कार्यों को समझना चाहिए, और उन्हें धन्यवाद है हम सबका कि उन्होंने इतने सुंदर सुंदर गीत हम सबको दिए। तो आज के कार्यक्रम में मित्रों, स्मृति शेष में आज हमने याद किया म्यूज़िक डायरेक्टर शंकर जयकिशन को, और हमारे साथ रहे शहर के उत्तर प्रदेश लखनऊ के बहुत अच्छे जाने माने म्यूजिशियन सचिन चौहान जी, और मैं जेपी पांडे आपके साथ जुड़ा रहा। सचिन जी, अब कार्यक्रम का वक्त समाप्त होता है, तो जेपी भाई बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि हमारी तरफ से शंकर जयकिशन जी को,
और 170 से भी अधिक फिल्मों में संगीत दे करके उन्होंने जो अमिट छाप छोड़ी है, उन गीतों का लुत्फ आप लेते रहिए और जुड़े रहिए संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के कम्युनिटी और वेब रेडियो जय घोष 107.8 FM के साथ। अब हम दोनों अनुमति चाहते हैं, आपका आने वाला हर समय शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ नमस्कार। 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 रंग शौर्य का, रंग संस्कृतियों का, रंग पराक्रम का, एक रंग शुभ हल्दी रोली चंदन सा। रेडियो जय घोष, रंग देश का। साहित्य, संगीत और संस्कृति का अनूठा मंच जय घोष। जय